हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल तनिष स्टडी हब। और हमेशा की तरह मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो कि विभिन्न परीक्षाओं में लगातार पूछा जा रहा है। कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो या फिर कोई सेंट्रल का एग्ज़ाम हो, एसएससी का हो, बैंक का हो या फिर सिविल सर्विसेज का हो या फिर स्टेट का हो भी, यूपी पुलिस में हर एक शिफ्ट से जीएसटी से क्वेश्चन आ रहे थे। दो दो तीन तीन करके हर एक शिफ्ट से पूछे जा रहे थे। तो मैंने सोचा कि जीएसटी का ही एक बार ऑपरेशन किया जाए सही से, कि क्या था जीएसटी, क्या उसका हिस्ट्री था, क्या ज्योग्राफी है, क्या उसमें इकोनॉमी का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। ये वीडियो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिबल होगा, जो लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं, है ना। क्योंकि उनको मेंस में ऐसे लिखना पड़ सकता है या फिर आ सकता है उस पर कि व्हाट इज़ जीएसटी, विवरण दीजिए। तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है और वनडे एग्ज़ाम्स के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल है। आज हम लोग बात करने वाले हैं जीएसटी पे। व्हाट इज़ जीएसटी, जीएसटी क्या है। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं पीडीएफ में, जीएसटी या मतलब जीएसटी है क्या। जैसे हम लोग मान रहे हैं कि बहुत सारे कर थे तो उनको एक ही जीएसटी में कन्वर्ट कर दिया गया, कि जैसे इनडायरेक्ट कर, डायरेक्ट कर थे, अलग अलग टैक्सेस थे, तो उनको कन्वर्ट करके एक में कर दिया गया। आप सब जानते होंगे जीएसटी परिषद, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, राइट है 279A पार्ट में, जो कि 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 में ये लागू किया गया था। अब हम लोग देखेंगे इसके बारे में क्या है जीएसटी, है ना। तो जीएसटी या वस्तु सेवा कर, आप सब जीएसटी का फुल फॉर्म जानते हैं ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी या वस्तु सेवा कर वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। मतलब वस्तु सेवा आप सब जानते हैं ना, हॉस्पिटल, स्कूल, लाइट, है ना। और ये टंकी जो शहरों में आती है नगर निगम के द्वारा, और यही सब चीज़ें सर्विसेज में आ जाती है, ठीक है। फाइनेंशियल सर्विसेज, यह एक बहुचरणीय गंतव्य उन्मुख कर है जो प्रत्येक मूल्य संवर्धन पर लगाया जाता है। जो वैट, उत्पाद शुल्क, मतलब कि प्रोडक्शन, किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, सेवा कर, सर्विस टैक्स एक्सेट्रा सहित कई अप्रत्यक्ष करो यानी कि इनडायरेक्ट करो की जगह लेता है ना। ये इनडायरेक्ट कर जैसे कि हमको खुद पे नहीं करने पड़ते हैं सरकार को अपने आप। इनडायरेक्ट कर कौन से होते हैं, जो हम खुद नहीं पे करते हैं ना, और उन्हीं की जगह कौन ले रहा है, जीएसटी। वस्तु, अभी क्या आपने जीएसटी कभी सबमिट करने जाते हैं क्या। हर चीज़ पे अपने आप जीएसटी कट जाता है। आपने कोई फ्रिज लेने गए, फ़ोन लिया, तो उस पर अपना आप सरकार ने जीएसटी दे दिया। वस्तुओं और सेवाओं को पूरे भारत के लिए एक ही घरेलू अप्रत्यक्ष कराधान कानून के तहत शामिल किया गया है। इस व्यवस्था में बिक्री के प्रत्येक बिंदु पर कर लगाया जाता है। आप सभी जानते हैं जीएसटी लगाया जाता है अलग अलग चीज़ों पे, है ना। अब हम लोग जानेंगे जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर का इतिहास क्या है। जीएसटी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं इससे। पहली बार कहाँ पे जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था, कहाँ कहाँ पे लगा था, है ना। जीएसटी का इतिहास दिलचस्प है। इसे पहली बार 1954 में फ्रांस में कर व्यवस्था के रूप में लागू किया गया था, और बाद में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, मोनाको आदि सहित देशों ने इसे अपनाया। जानते कि सब देश डेवलप्ड कंट्री में आ रहे हैं। भारत में जीएसटी 2000 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा गठित टास्क फोर्स के बाद लागू हुआ था। उस समय भी बीजेपी की ही गवर्नमेंट थी। इस समय भी 2016 में जब ये लागू हुआ तब भी बीजेपी की ही गवर्नमेंट थी। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में ये आते हैं, आप सभी को पता ही होगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री के वित्त मंत्रालय के सलाहकार विजय केलकर समिति द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। इसके आगे देखेंगे, एल केलकर की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स ने निष्कर्ष निकाला कि जीएसटी भारत में कर ढांचे को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है ना। कि सब लोग बैठे होंगे और डिस्कस किया होगा कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, तो वो टैक्सेशन में हमको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो उस हिसाब से ये किया गया है। तो 2006 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय में 1 अप्रैल 2010 से जीएसटी लागू करने का प्रस्ताव, सिर्फ प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन किन्हीं कारणोंवश वह पारित नहीं हो पाया। लेकिन जीएसटी कानून की शुरुआत को सुविधाजनक बनाने के लिए संविधान संशोधन विधेयक, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 में पेश किया गया। हालांकि 4 पूरक जीएसटी विधेयक लोकसभा में पारित किए गए और कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किए गए बाद में। अभी आप सभी जानते हैं, ये डेट आप सभी को जानते ही हैं कि 1 जुलाई 2017 को
हमारा जीएसटी पूरी तरह से भारत में लागू हो गया था। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था? 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016। ठीक है, आगे देखेंगे कार्यान्वयन। माफ़ कर दीजिएगा, थोड़ा जुकाम के चलते आपको डिस्टरबेंस हो रहा है। कार्यान्वयन के बाद जीएसटी ने निम्नलिखित केंद्रीय करों का स्थान ले लिया। आप देखेंगे किन किन करों को आपको नहीं देना पड़ रहा है, ये सब मर्ज होके केवल एक ही टैक्स हो गया, जिसका नाम आपको गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया। सेवा कर, सर्विस टैक्स, उत्पाद शुल्क, प्रोडक्शन, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, उपकर और अधिभार, अतिरिक्त शुल्क और अतिरिक्त सीमा शुल्क है ना। इसके आगे देखेंगे, इसके आगे हम लोग देखेंगे क्या है। जीएसटी सेवाओं में निम्नलिखित राज्य कर भी शामिल कर दिए गए। राज्य कर देखते हैं, अलग अलग राज्यों में अपने अलग कर भी बना सकते हैं ना, ऐसा प्रावधान है गवर्नमेंट में कि कोई राज्य वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी मुफ्त देता है, कोई उस पर टैक्स लगाता है, तो उस हिसाब से एंट्री कर, प्रवेश कर, क्रय, कॉस्ट टैक्स, विलासिता कर, राज्य वैट, केंद्रीय बिक्री, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है तो मैं आपको वही चीज़ें ज़्यादा बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में आएंगी, है ना। ध्यान दें, जिन करदाताओं का वार्षिक कारोबार 20 लाख रुपए तक है, 20 लाख रुपए तक है, उन्हें वस्तु एवं सेवा कर से छूट दी जा सकती है। विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए यह सीमा 10 लाख रुपए है। आप सबने देखा होगा कि संविधान में भी उल्लेख किया गया है कि विभिन्न राज्यों को विशेष राज्यों का दर्जा दिया गया है, तो उन सब स्टेट्स में इनकी सीमा 10 लाख रुपए है। जीएसटी कानून ने कंपाउंड स्कीम और सीमा छूट चुनने का भी विकल्प बढ़ाया। अब हम लोग देखेंगे क्या उद्देश्य है जीएसटी का, ये हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जीएसटी के परिभाषा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू जीएसटी डेफिनेशन, यह एक ऐसा कर है जिसने भारत में वैट, सेवा कर, उत्पाद शुल्क आदि जैसे इनडायरेक्ट करों की जगह ले ली है। विशेष रूप से इस कर व्यवस्था के उद्देश्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने से जीएसटी का अर्थ बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए जीएसटी सेवा कर के प्राथमिक उद्देश्यों में शामिल है। ये वीडियो जो मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं पीसीएस में, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ना। और जो वनडे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपना फैक्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। मैं बता दूंगा, फैक्ट को मैं बार बार दोहराऊंगा और कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, ठीक है। व्यापक कर प्रभाव का उन्मूलन, जीएसटी विधेयक के अंतर्गत केवल शुद्ध मूल्य वर्धित हिस्से पर लगाया जाता है, जिससे कर पर व्यवस्था समाप्त हो जाती है, परिणाम स्वरूप वस्तुओं की लागत कम हो जाती है, ठीक है। सभी अप्रत्यक्ष करों का समामेलन, मर्ज ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, कुछ को छोड़कर राज्य और केंद्र सरकार के अधीन अप्रत्यक्ष करों को वस्तु एवं सेवा कर में समाहित कर दिया गया है ना। अब ये ठीक रहा ना, क्योंकि अलग अलग आपको टैक्स देना पड़ रहा था, आपको सीधे एक ही टैक्स देना है, वो है जीएसटी बस, ठीक है। कर, जीडीपी अनुपात और राजस्व अधिशेष में वृद्धि, है ना, इसको आप देख लेंगे। जीएसटी अनुपात उच्च कर संग्रह को इंगित करता है, जो कि एक मजबूत आर्थिक प्रणाली का संकेत है, ठीक है। इसको हम लोग नहीं देखेंगे, ये हम लोग उसमें देख रहे हैं कि क्या उसके कॉसेस हो सकते हैं, ठीक है, क्या उसके बेनिफिट है। भ्रष्टाचार और चोरी, ऐसे अगर लिखना हो जीएसटी पे तो बहुत अच्छी ये पीडीएफ है आपके लिए। भ्रष्टाचार और कर चोरी में कमी, जीएसटी विधेयक का उद्देश्य कर में प्रणाली में पारदर्शिता लाना। टैक्सेशन में कोई चोरी नहीं कर सकता, ना उस गवर्नमेंट का कोई आदमी, ना निजी तौर पे, जिसके परिणाम स्वरूप झूठे इनपुट टैक्स क्रेडिट के मामलों में कमी आई है, ठीक है। कर अनुपालन में वृद्धि देखेंगे। जीएसटी ऑनलाइन का उद्देश्य जीएसटी प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण और रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाकर विशेष रूप से छोटे और असंगठित व्यवसायों में कर अनुपालन में वृद्धि करता है। जीएसटी होता क्या है कि आपने कोई स्टार्टअप किया, कुछ भी स्टार्टअप किया, तो उसका कुछ हिस्सा आपको गवर्नमेंट को देना होगा, ठीक है, जस्ट कॉल्ड जीएसटी। कोई भी कर रहे हैं स्टार्टअप, कोई सर्विसेज हैं या फिर कोई भी है वस्तु है। बाद में वस्तु एवं सेवा कर का उद्देश्य लॉजिस्टिक्स संबंधित बाधाओं, इनपुट टैक्स क्रेडिट, लंबी दावा प्रक्रिया को दूर करना है। करने से उद्यम की समग्र उत्पादकता में वृद्धि होने की उम्मीद है, ठीक है। इसके आगे देखेंगे, ये फैक्चुअल डाटा है, थोड़ा देख लीजिएगा वनडे एग्जाम्स वाले और सिविल सर्विसेज वाले। जीएसटी के प्रकार क्या, टाइप्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी के सीधा क्वेश्चन तो एक यही बन सकता है कि व्हाट जीएसटी के कितने प्रकार हैं। जीएसटी के 4 अलग अलग प्रकार हैं।
राज्य वस्तु एवं सेवा कर, SGST बोलते हैं ना, SGST CGST, तो यही होता है। अभी ऑप्शन आ जाएगा कि इनमें से कौन सा GST का प्रकार नहीं है, तो उसमें SGST हो जाएगा, ठीक है, CGST हो जाएगा, और एक ऑप्शन गलत दे देगा, उसमें आपको उसका ही चूज करना है। राज्य सरकार का अंतर राज्य की वस्तु सेवा लेन देन पर GST लगाती है, बाद में राजस्व उस व्यवस्था के द्वारा एकत्र किया जाता है, संबंधित लेन देन किए गए थे, ठीक है। ये हम लोग SGST के बारे में बात किए हैं। अब आगे हम लोग किसके बारे में देखेंगे, CGST के बारे में, फिर IGST के बारे में। ये सब लोग टाइप्स ऑफ GST बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय तो हम लोग बात कर रहे थे CGST के बारे में। CGST के बारे में हम लोग देखेंगे। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर CGST केंद्र सरकार और वस्तुओं और सेवाओं के अंतर राज्य लेन देन पर CGST वसूलती है। किस पर वसूलती है, केंद्र सरकार वस्तुओं और सेवाओं के अंतर राज्य लेन देन पर CGST वसूलती है। संबंधित निकाय इस कर के माध्यम से उत्पन्न राजस्व को इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदार है ना, कि इससे राजस्व भी इकट्ठा होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे IGST के बारे में। एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर IGST, यह GST कर वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतर राज्य लेन देन पर, अंतर्राज्य का मतलब क्या होगा, स्टेट के अंदर जो भी लेन देन होगा उस पर IGST लगेगा, और आयात और निर्यात इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर भी ये लागू होता है। ध्यान दें कि GST के बिल के अनुसार केंद्र और राज्य दोनों IGST के माध्यम से एकत्रित राजस्व साझा करते हैं, है ना। ये भी ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि IGST के माध्यम से केवल स्टेट में हो सकता है, केवल देश में हो सकता है, या फिर स्टेट और सेंटर दोनों में हो सकता है, तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, वो था। IGST के बारे में पढ़ा, ये थोड़ा रह गया था। इस कर का राज्य वस्तु एवं सेवा कर हिस्सा उस राज्य द्वारा एकत्र किया जाता है जहां संबंधित वस्तुओं सेवाओं का उपभोग किया जाता है, ठीक है। इसके आगे हम लोग देखेंगे UGST के बारे में। ध्यान देंगे सब लोग, फैक्चुअल डाटा है तो एग्ज़ाम में आने के इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। UGST केंद्र शासित प्रदेश वस्तु सेवा कर, यूनियन टेरिटरीज में आपका ये कर लगता है। यह GST कर केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा लगाया जाता है, जैसे कि यूटीज़ हैं भारत की, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, दिल्ली, चंडीगढ़, दमन दीव, है ना, पुदुचेरी, ये सब चंडीगढ़, और भारत के किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में किए गए सभी लेन देन पर लगाया जाता है। GST प्लेटफॉर्म वितरण, वनडे एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि यूनियन टेरिटरीज में लगाए जाने वाला GST का कौन सा टाइप होता है, UGST, SGST, है ना, तो आप में उसको सही टिक करना है UGST। क्वेश्चन ज़रूर, जब भी कोई टॉपिक पढ़ा करिए तो उस पर क्वेश्चन ज़रूर सोचा करिए, इससे आपको मेंटल एबिलिटी स्ट्रांग होती है और आपको वो टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। अब ये देखेंगे GST रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, तो आपके लिए वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन ये ARN, ये सब पूछा गया है, ARN क्या होता है, ठीक है, तो इस बार हम लोग देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं होगा तो मैं खुद ही स्किप कर दूंगा, ठीक है। देख लेते हैं ना, 2 मिनट। GST व्यवस्था के अनुसार सेवा कर, वैट, ये सब कुछ नहीं पढ़ना है। आवेदक GST आइए आवेदन है, कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट होगा सिर्फ वही पढ़ना है। अच्छा एस्पिरेंट वो है जिसको ये पता हो कि हमको छोड़ना क्या है। ARN की मदद से, ये इम्पोर्टेंट है, ARN, GST, GSTIN, ये क्वेश्चन आपका GSTIN 24 की सेकंड शिफ्ट में आया था, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में, अभी जो अगस्त में एग्ज़ाम हुआ है। आवेदक अपने स्थिति की जांच कर सकता है, यदि आवश्यक हो तो आवेदक प्रश्न भी पोस्ट कर सकता है। आमतौर पर करदाताओं को उनके ARN जनरेट होने के 1 सप्ताह भीतर उनका GST पंजीकरण प्रमाण पत्र और GSTIN प्राप्त हो जाता है। क्वेश्चन ये आया था कि GST पंजीकरण करने के बाद किस नेम से बनता है, तो आपको GSTIN उसमें सही लगाना था। ARN का मतलब है एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, याद रखिएगा, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। इसका इस्तेमाल GST रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन स्टेट्स को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका इस्तेमाल रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन स्टेटस को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। GSTIN एक 15 अंकों का कोड है। ये भी क्वेश्चन आया था मेरा, ये छूट गया था क्वेश्चन, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। ये क्वेश्चन GSTIN में कितने अंकों का कोड होता है, 15 अंक का, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत चर्चे में है। जो GST के साथ पंजीकृत हर करदाता को आवंटित किया जाता है, कि हर एक जो भी इस पर रजिस्ट्रेशन करता है उसको 15 डिजिट का एक कोड मिलता है। ध्यान दें कि 20 लाख रुपए से ज़्यादा सालाना टर्नओवर वाले व्यवसायों के लिए GSTIN अनिवार्य है, ठीक। 20 लाख से ज़्यादा अगर इनकम है आपकी,
किसी भी स्टार्टअप या टर्नओवर है तो आपको GSTIN करवाना अनिवार्य है। GST पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है, ये सब आपको नहीं, जब आपको कोई स्टार्टअप करना होगा तब ये सब पड़ेगा, ठीक है। कहाड़ी, निवास प्रमाण पत्र, ये सब आम चीज़ें हैं, ये आपको बेनिफिट ऑफ GST, ये आपको पढ़ लेना है। GST की शुरुआत भारत को एक बड़े कर सुधारों के रूप में माना जाता है। GST के प्रभाव के बारे में अधिक जानने के लिए इसके फायदे और नुकसान के बारे में अधिक जानना जरूरी है। इस संबंध में GST के सबसे प्रमुख लाभ हैं। कर के व्यापक लाभ को हटाना, GST के कार्यान्वयन अप्रत्यक्ष करों को छतरी नीचे ला दी जाती है, ठीक है। इसके आगे अभी हम लोग देखेंगे, 1 मिनट। प्रभाव को समाप्त कर दिया जाता है और अनुपालन का मात्रा कम कर दिया जाता है, जिस पर विचार किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए पहले सेवा कर, वैट के अपने अपने रिटर्न अनुपालन थे लेकिन GST की शुरुआत के साथ संस्थाओं को केवल एक रिटर्न दाखिल करना होता है या बदले में कर क्रेडिट दावों को इनपुट सरल बनाता है, ठीक है। इसके आगे हम लोग देखेंगे एक समान कर संरचना। GST का मूल उद्देश्य यही था कि जो भी कर लगे वो उनकी दर एक होनी चाहिए पूरे देश पे, एक समान कर संरचना। GST ने पूरे देश को एक कर व्यवस्था के अंतर्गत ला दिया है। यह पूरे भारत में प्रक्रियाओं, कानूनों, कर दरों में एक रूपता की सुविधा प्रदान करता है। सरलीकृत GST ऑनलाइन प्रक्रिया, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जो मैं बताऊंगा वही इम्पोर्टेंट है, प्रक्रिया उक्रिया कुछ नहीं पढ़ना है। ये फिर से आपके लिए फैक्चुअल डाटा कुछ आता है। GST दरें, रेट ऑफ GST क्या है, पूछ ली जाती हैं। व्यापक अर्थ में भारत में टाइप्स ऑफ GST भी 4 थे, GST टैक्स स्लैब भी हैं। GST दरों को यह सुनिश्चित करने के लिए संरक्षित किया जाता है कि खाद्य पदार्थ और आवश्यक सेवाओं को निचले कर ब्रैकेट में रखा जाए, जबकि विलासिता की वस्तुएं और सेवाएं उच्च ब्रैकेट में। पेंसिल और पेपर लेके बैठिएगा, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्चुअल डाटा लगे उसको लिखिएगा ज़रूर, ठीक है। ना लिखिएगा तो इसके बार बार इसको देख सकते हैं। वस्तुओं और लगभग 500 सेवाओं को 4 अलग अलग वस्तु एवं सेवा करके स्लैब के रूप में याद रखिएगा। 5%, 12%, 18%, 28%, ठीक है। गैप देख लीजिए कितने का है, 5, 12, 18, 28, ठीक है। सिर्फ एक ही क्या है इसमें प्राइम नंबर है। सोने पर GST ये याद रखिएगा, ध्यान दें कि सोने पर GST इन श्रेणियों से संबंधित नहीं है। अभी आपसे जो इसमें होता है अपवाद, उसी पे क्वेश्चन बनता है कि सोने पर GST इन श्रेणियों के संबंधित नहीं है, या 3% के स्लैब पर है, यानी कि गोल्ड पे क्या लगता है 3%, अर्ध कीमती कच्चे कीमती पर 0.5% के विशेष GST सेवा स्लैब के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब इंडिया में GST रेट्स देखेंगे कौन कौन सी हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन इसके बाद में आपको GST से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, ठीक है। आप इसके आगे देखेंगे भारत में GST दरों को संक्षेप में इस प्रकार बताया जा सकता है कि 5% स्लैब के अंतर्गत, 5% रेट के अंतर्गत क्या होगा सामान, इस स्लैब के अंतर्गत आने वाले सामान में 1000 रुपये तक के परिधान का मतलब होता है क्लॉथ्स, अगरबत्ती, बिल, ये सब आपको नहीं पढ़ना। 500 रुपये तक के जूते, ये सब कुछ नहीं आपको पढ़ना है, ठीक है। बस आपको स्लैब्स याद रखनी है कि GST पे स्लैब्स, ये 12% पे, ठीक है। इतना ये डीप में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। ये 18% स्लैब, ठीक। ये हर एक चीज़ बिल्कुल डीप में आपको बताया गया कि कौन कौन सी चीज़ों पे, किस किस वस्तु पे कौन कौन सी दरें लगती हैं। 28% किस पे लगता है, देखिए 28% GST लगाने वाले 5 सितारा होटल में, रेस क्लब में जुआ 5000 रुपये से ज़्यादा कमरे में, इसमें सब में क्या लगता है 5000 से ज़्यादा होगा तो क्या लगेगा 28% स्लैब लगेगा, ठीक है। अब काउंटिंग कैसे करते हैं, GST गणना कैसे करें। भारत में GST गुड एंड सर्विस टैक्सेस गणना, रिवर्स चार्ज, आवश्यक आपूर्ति, ये सब कुछ नहीं पढ़ना है आपको, ये सब फालतू की चीज़ें हैं, ठीक है। जिनका बहुत ही ज़्यादा पढ़ना हो, एक करदाता के रूप में GST की गणना करते समय सभी पहलुओं और शुल्कों को, रिवर्स चार्ज, छूट प्राप्त, आपूर्ति, अंतर्राज्यीय बिक्री, पात आपात, ITC पर विचार करना। सही GST राशि की गणना आपको 18% ब्याज से बचने में मदद मिलेगी, जो आपके भुगतान वास्तविक दायित्व कम होने पर लगाया जा सकता है। आप भारत सरकार GST पोर्टल उपलब्ध GST कैलकुलेटर का भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये सेवा भारत सरकार द्वारा है।
अब ये आपका समरी बता दे रहा हूँ वनडे एग्ज़ाम्स के लिए, पूरी ही इस वीडियो की समरी है जो वनडे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसीलिए मैं बोल रहा था वीडियो का लास्ट में इसकी पूरी समरी में बताऊंगा, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन। भारत में जीएसटी कर लगाने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था, है ना। आ सकता क्वेश्चन की जीएसटी लगाने की समिति सिफारिश किसने की थी, तो विजय केलकर समिति ने। यह टैक्स सबसे पहले 1954 फ्रांस में लगाया था। जीएसटी बिल का जो ड्राफ्ट तैयार करने वाली समिति कौन थी, अध्यक्ष असीम दास गुप्ता थे उसके, ठीक है। भारत का इस सिस्टम लागू करने वाला, अब सभी जानते हैं क्वेश्चन आ सकता है कि इस डॉक्टर अध्यक्ष असीम दास गुप्ता जी थे। भारत में यह सिस्टम लागू करने वाला 161वां देश बन गया है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इसमें फैक्चुअल डाटा है, समरी में मैंने कलेक्ट किया हुआ है। इसे लोकसभा में 3 अगस्त 2016 और राज्यसभा में 8 अगस्त 2016 में पेश किया गया था। राष्ट्रपति ने इसे उसी साल 8 सितंबर को इस पर साइन किया। आपको सभी को पता है कि राज्यसभा में, लोकसभा में बिल पास होने के बाद जब तक उस पर प्रेसिडेंट का साइन नहीं होगा तब तक वो एक्ट नहीं बन सकता। जीएसटी के 3 हिस्से हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, दूसरे राज्य में भेजे जाने वाले सामानों पे आईजीएसटी लगता है। अगर मैं आपसे पूछूं वो यूटीज में कौन सा जीएसटी लगता है तो आप बता सकते हैं? ना बता सकते तो पिछली बार एक स्किप करके देखिएगा, ठीक है, पीछे मैंने बताया हुआ है। जीएसटी को लागू करने वाला पहला जो स्टेट था वो असम था। 12 अगस्त 2016 को सबसे पहले जीएसटी असम में लगाई गई थी और आखिरी राज्य जम्मू और कश्मीर 5 जुलाई 2017 को लगाया गया था। जीएसटी लाने का मकसद कई तरह के टैक्स को ख़त्म करना, इससे लोगों को कोई सामान पूरे देश में एक कीमत पर मिल जाता है, ठीक है। इसके आगे हम लोग देखेंगे जीएसटी में टैक्स, ये मैंने बता ही दिया था। जीएसटी में टैक्स सिर्फ 4 कैटेगरी है, 5%, 8%, 18%, 28% में रखा गया है। जीएसटी परिषद में देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, 33 सदस्य होते हैं जीएसटी में, 33 सदस्य। इसका अध्यक्ष कौन होता है, फाइनेंस मिनिस्टर। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। ये पूरा पैरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अच्छे से इसको पढ़िएगा। जिन कारोबारियों का सालाना टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है उसे जीएसटी चुकाना जरूरी। शराब, शिक्षा और स्वास्थ्य पर जीएसटी नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा कि अभी को ऑप्शन में आ जाएगा किस पर जीएसटी नहीं लगता, तो शराब पे नहीं लगता जीएसटी, एजुकेशन पे नहीं लगता, स्वास्थ्य पे नहीं लगता, इन 3 चीज़ों पे जीएसटी नहीं लगता, ठीक है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूँगा और आपके फिर आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मैं एक तरफ से टॉपिक नहीं कराता हूँ, मैं जो एग्ज़ाम में चल रहे हैं पैटर्न होते हैं उसी को, एक पैटर्न को फॉलो करता हूँ और आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। धन्यवाद।